मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, इसको हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या प्रतिष्ठित रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। इस रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत पर जो हमारी बात चल रही थी, तो जैसा कि हमने बताया कि हमने इसको 3 भागों में बांट रखा है। एक है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट और तीसरा है आपका क्लासिकल थ्योरी। तो पहले हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझेंगे, फिर हम इसको सेल्स का जो बाजार का सिद्धांत था, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, उसको हम अप्लाई करेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। फिर जब हम इसको समेशन करेंगे मनी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में, तो फिर हम क्लासिकल थ्योरी को सम अप करेंगे। तो ये इस तरीके से सेगमेंट्स में इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर प्रश्न से कि बाजार के सिद्धांत के रूप में आए या प्रश्न क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रूप में आए या प्रश्न केवल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए आए, तो आप उसमें किस चीज़ को घटाना है, किस चीज़ को बढ़ाना है, इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और साथ ही साथ इसकी जो पोस्टुलेट्स हैं, जो एजम्पशंस हैं, उन पर सवाल अक्सर ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे। जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो रिवर्स वर्ड है उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। रोजगार का सिद्धांत, और इसका अगर हम उल्टा कर दें तो बेरोजगारी। तो आपको रोजगार का भी अर्थ पता होना चाहिए और बेरोजगारी का भी अर्थ पता होना चाहिए, तो आप थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को या क्लासिकल थ्योरी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जब हम बात करते हैं तो लेबर मार्केट की बात आती है या श्रम बाजार। यहां पर 2 चीजें हैं, एक है आपका लेबर, 2 शब्द हो गए आपके, एक लेबर हो गया और दूसरा हो गया आपका मार्केट, बाजार। लेबर के बारे में जो महत्वपूर्ण बात आपको जाननी चाहिए कि श्रम की मांग, श्रम की मांग का क्या आशय है। श्रम की मांग डायरेक्ट डिमांड है या डिराइव्ड डिमांड है। ऑब्जेक्टिव में आपसे अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो यहां पर लेबर की मांग हम क्यों करते हैं? लेबर क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, गुड्स नहीं है। क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो लेबर की डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है। कैसी डिमांड है? डिराइव्ड डिमांड है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं व्युत्पन्न मांग या अप्रत्यक्ष मांग। तो पहले तो when we study about the theory of employment under classical systems, that the demand of labor, that is derived demand, that is not direct demand. And the second thing is the market. मार्केट के बारे में भी विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए हम एक टर्म के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं, लेकिन जब हम एक थ्योरी के पैरामीटर्स पे उसको देखते हैं तो हमें जो उसकी जो क्रक्स जानना चाहिए, तो उसमें हम देखेंगे कि जो मार्केट है इसमें भी आपके 2 सेगमेंट हैं। अगर लेबर का मार्केट है तो क्या होगा?
डिमांड ऑफ लेबर होगी और सप्लाई ऑफ लेबर होगी। भाई मार्केट में दो ही चीज़ें हैं, हम लोग पढ़ते आए, डिमांड एंड सप्लाई। और अगर लेबर मार्केट है तो डिमांड फॉर लेबर होगा, और अगर डिमांड फॉर लेबर होगा तो ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ लेबर भी होगा। और अगर डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर है, यही हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो कहता है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं होगी। अब देखिए, जो ये बेसिक चीजें हुई। अब जब हम इसमें जो क्लासिकल विचारधारा थी, जिसमें एडम स्मिथ हों, जे.एस. मिल हों, डेविड रिकार्डो हों, कार्ल मार्क्स हों, सेज जे.बी. से हों, इन सब के जो थ्योरी में इनका जो कंट्रीब्यूशन था, अगर हम उसको इसमें अब जोड़ना शुरू करें तो हम ये पाते हैं कि जो डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर जो बराबर है, इसका आशय यह है कि ये बाज़ार कैसा है, इस बाज़ार में फ्री कंपटीशन है, स्वतंत्र प्रतियोगिता है। एक तरफ श्रम की मांग करने वाले लोग हैं, एक तरफ श्रम की आपूर्ति करने वाले लोग हैं जिनको काम चाहिए, और एक तरफ जो काम दे रहे हैं। इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, फ्री कंपटीशन है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस हस्तक्षेप के न होने का जो बेस है वह है कि इन दोनों का जो संतुलन निर्धारित होता है वो किससे निर्धारित होता है? वेजेस, मजदूरी। अब हमने एक और शब्द इस्तेमाल किया, वेजेस, मजदूरी। भाई श्रम काम करना चाहेगा तो उसको आय के रूप में मजदूरी प्राप्त होगी। हम जानते हैं कि कोई श्रमिक इसलिए क्यों काम करना चाहता है, क्योंकि उसे मजदूरी चाहिए, आय चाहिए। या आप इसको कहें कि एक जूते बनाने वाला श्रमिक केवल इसलिए जूते नहीं बनाता क्योंकि उसको जूते की आवश्यकता है, वह इसलिए भी जूते बनाता है ताकि वह जूते के अलावा टी शर्ट खरीद सके, कपास खरीद सके, गेहूं खरीद सके, अन्य वस्तुओं का उपभोग भी कर सके, इसलिए वह जूते बनाता है। तो जो उसको मजदूरी मिलेगी यानी यही उसकी आय होगी। और इस सिद्धांत में जब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर लेबर मार्केट, तो जो वेजेस हैं ये क्या हैं? ये फ्लेक्सिबल हैं, परिवर्तनीय हैं। अगला चीज, जो वेजेस हैं वो क्या है? फ्लेक्सिबल हैं। अगर ज़्यादा श्रमिक काम करने की मांग करेंगे यानी सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाए, ज़्यादा काम करने की मांग करने वाले लोग आ गए कि साहब हमको भी काम चाहिए, तो लेबर की सप्लाई बढ़ गया। जब काम करने वाले ज़्यादा लोग आ जाएं और काम के मांग कम है यानी काम के अवसर कम हैं, स्कैर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, तो कीमतें गिर जाएंगी, मजदूरी कम हो जाएगी। और इसका उल्टा भी कि जब काम की मांग करने वाले की आपूर्ति कम हो गई काम की मांग करने की तुलना में, तो वेजेस बढ़ जाएंगी। यानी वेजेस पर ही डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर की इक्वलिटी डिपेंड करेगी। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का सिद्धांत ये कहता है कि जो वेजेस हैं यही प्राइसेस हैं।
तो इस तरीके से मजदूरी भी फ्लेक्सिबल हो गई और प्राइसेस भी फ्लेक्सिबल हो गई। ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। अब हमने ये कहा कि ये यहां पर फ्री कंपटीशन है, स्वतंत्र प्रतियोगिता है। अगर स्वतंत्र प्रतियोगिता न हो, स्वतंत्र प्रतियोगिता के न होने का आशय यह है कि इस बाजार में कोई हस्तक्षेप हो, कोई इंटरफियरेंस हो। अगर ये हस्तक्षेप उदाहरण के तौर पर ट्रेड यूनियन के द्वारा हो सकता है, जो श्रम को दी जाने वाली मजदूरी के प्रति रिजिड हो जाएं कि साहब मजदूरी इससे कम नहीं होने देंगे, तो इस बाजार में असंतुलन आ जाएगा। दूसरा, अगर स्टेट का इंटरफियरेंस हो जाए, बाजार में दो तरीके के मान लीजिए हस्तक्षेप हो जा रहे हैं। एक, राज्य प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर दे कि साहब मिनिमम वेजेस इतनी होनी चाहिए। यहां पर हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी तुलना आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे यहाँ मिनिमम वेज एक्ट ऑलरेडी लागू है, एक निश्चित मजदूरी तय है। लेकिन चूंकि हम क्लासिकल सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो जो भी व्याख्या करेंगे उस समय के सिद्धांतों की, उस समय के परिप्रेक्ष्य की, तो उन्हीं मान्यताओं के आधार पर हम इस बात की व्याख्या करेंगे। उसमें से बहुत सी मान्यताएं आज के परिदृश्य में हो सकता है डज नॉट सूट टू द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम, लेकिन हम चूंकि उसी सिस्टम को समझ रहे हैं तो हम उन्हीं मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि हस्तक्षेप से या ट्रेड यूनियन या स्टेट इंटरफियरेंस से वेजेस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें अगर रिजिडिटी आ जाएगी तो डिमांड ऑफ लेबर सप्लाई ऑफ लेबर के बराबर नहीं होगा। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो आप ये देखेंगे कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसी एक्सट्रीम सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो हो गया थ्योरी एम्प्लॉयमेंट में लेबर डिराइव्ड डिमांड है। दूसरा, मार्केट में डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर की बात है, और ये फ्री कंपटीशन में है, दैट इज अपोजिट टू द इंटरफियरेंस। अब हम फ्री कंपटीशन को थोड़ा सा और समझ लें। फ्री कंपटीशन यानी स्वतंत्र प्रतियोगिता। देखिए, कहते हैं कि जो बेरोजगारी जो टर्म है क्लासिकल सिद्धांत 1800 से शुरू हुआ और ये सिद्धांत की मान्यताएं 1930 के आसपास तक, जब तक सिद्धांत ब्रेक नहीं हो गया, बेरोजगारी जैसे तत्व सामने नहीं आ गए, तब तक क्लासिकल मान्यताएं प्रिवेल करती रहीं। 1930 में ये सिस्टम रूल्ड आउट हो गया, लेकिन 1800 से 1930 के बीच में जो अर्थव्यवस्थाओं की जो मॉडल काम करते रहे, उसमें जिन मान्यताओं की व्याख्या की गई वो सब क्लासिकल सिस्टम कहा जाता है, प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, और जिसकी बुनियाद थी फ्री कंपटीशन। यह सिद्धांत यह मानता है कि अगर बाजार में कोई हस्तक्षेप न किया जाए तो इसका जो हॉलमार्क प्रिंसिपल है, ट्रेडमार्क जिसको कहते हैं, हॉलमार्क ट्रेडमार्क, ये इस सिद्धांत की मान्यता पर है कि मार्केट्स वर्क वेल, बाजार स्वयं बिना किसी हस्तक्षेप के अच्छे से काम करता है। अर्थशास्त्र के जो जनक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ इसको इनविजिबल हैंड की संख्या देते हैं। कहते हैं कि बाजार अपने आप स्वतंत्र रूप से
कुशलता को पुरस्कृत करते हुए आगे बढ़ता है। मांग करने वाले और आपूर्ति करने वालों के बीच में एक अदृश्य हाथ की शक्ति से स्वतः संतुलन कायम रहता है, यानी मार्केट वर्क्स वेल। दूसरा चीज जो इसका सेगमेंट था, एक तो हो गया आपका प्रिंसिपल मार्केट वर्क्स वेल, दूसरा हो गया आपका इंफॉर्मेशन। सूचनाएं क्या है कि जो परफेक्टली सिमेट्रिक है, कोई भी किसी को गलत फहमी में रखने की गुंजाइश इस व्यवस्था में नहीं है। ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली प्राइसेस के बारे में होगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी व्यक्ति को मुकालते में रखकर कुछ कम प्राइस या कुछ ज्यादा प्राइस चार्ज कर ले। क्यों? सबके पास पर्याप्त सूचनाएं हैं और इंफॉर्मेशन परफेक्टली सिमेट्रिक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, तीसरा चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी किस टर्म्स में है? मनी, वेजेस एंड प्राइसेस, जो कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कि चूंकि वेजेस फ्लेक्सिबल हैं, उसके बेसिस पे ही डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों इक्वेट हो जाते हैं। इनके बीच में अगर कोई असंतुलन आता है तो दैट इज टेम्परेरी डिसबैलेंस। प्राइसेस और वेजेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द डिमांड फॉर लेबर एंड द सप्लाई ऑफ लेबर एंड अगेन रीस्टोर द न्यू इक्विलिब्रियम्स। जब हम इसको डायग्राम में भी इसी बात को देखेंगे, लेकिन इसको हम देखने से पहले थोड़ा सा हम मनी वेजेस और रियल वेजेस के बारे में बात कर लें। तो अभी हम जहाँ तक आ गए वो लेबर की बात पे आ गए, वेजेस के सिद्धांत पे आए। अब हम देखें कि वेजेस का निर्धारण कैसे होगा। वेजेस फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन वेजेस का निर्धारण किस तरीके से होगा। तो जब हम वेजेस के निर्धारण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमें मार्जिनल कंसेप्ट हैं, जो सीमांत उत्पादकता, जो मार्जिनल कंसेप्ट हैं, वो हमें हेल्पफुल होंगे कि किस तरीके से मजदूरी निर्धारित हो रही है। तो जो श्रम की मजदूरी है, जिसको हम W से इंडिकेट करेंगे, क्लासिकल सिस्टम में दो प्रकार की मजदूरी की बात आई। एक आया मनी वेजेस और दूसरा रियल वेजेस। इसको कहा गया मौद्रिक मजदूरी और इसको कहा गया वास्तविक मजदूरी। यद्यपि इन दोनों मजदूरियों में कुछ अंतर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लासिकल सिद्धांत में वास्तविक मजदूरी और मौद्रिक मजदूरी को समानुपातिक माना गया। यानी जितना परिवर्तन मौद्रिक मजदूरी में हो रहा है, उतना ही वास्तविक मजदूरी में हो रहा है। तो संतुलन स्थापित करने में कोई अलग से इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लासिकल सिद्धांत की जो आगे हम लोग मान्यता डिस्कस करेंगे, उसमें मनी का जो रोल था वो न्यूट्रलिटी था। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली, नथिंग लाइक दैट। इसके अलावा मुद्रा का कोई रोल नहीं था। मुद्रा का कार्य केवल वस्तुओं का लेन देन की क्रिया को संपन्न कराना था, उसका अपना कोई मूल्य नहीं था। आज हम देखते हैं कि, या बाद में जब अर्थशास्त्री आएंगे, थोड़ा सा मैं आपको हिंट करता चलूं ताकि इस बात को आप और पुख्ता तरीके से समझ जाएं कि मुद्रा स्वयं में एक एसेट हो गई। बाद के सिद्धांतों में मुद्रा स्वयं एक एसेट के रूप में काम
करने लगी। और मनी की होर्डिंग करने वाले लोग आज हम देखते हैं कि वह मनी की होर्डिंग करके मुद्रा को एक वस्तु के रूप में उसका क्रय और विक्रय करते हैं। अगर आप किसी विदेशी जगह पर पहुंचते हैं तो आपको उस समय वहां के देश की जो चलन में मुद्रा है उसकी आवश्यकता होगी, और जब आप उस मुद्रा को अपनी मुद्रा से विनिमय करेंगे तो विनिमय करने वाला आपसे एक कमीशन लेगा उस लेन देन की क्रिया को संपन्न कराने के लिए। यानी मुद्रा केवल आज के संदर्भ में अगर देखें तो मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं, मुद्रा अपने आप में एक वस्तु हो गई, मुद्रा का स्वयं लेन देन किया जा रहा है। लेकिन उस समय क्लासिकल सिस्टम में मनी न्यूट्रलिटी था, इसलिए मनी वेजेस और रियल वेजेस में परिवर्तन एक साथ हो रहे थे, समानुपातिक थे। तो मनी वेजेस को उन्होंने W से डिनोट किया और रियल वेजेस को अगर हम प्राइस से डिवाइड करते हैं तो ये वास्तविक मजदूरी आ गई। और इस W का निर्धारण कैसे होगा? इस W का निर्धारण हो रहा था कि अगर हम श्रम की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी MPPL, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, भाई हम श्रम की मांग क्यों कर रहे हैं? श्रम की उत्पादकता की वजह से कर रहे हैं, श्रम में उत्पादकता का गुण है। तो उस श्रमिक को कितनी मजदूरी दी जाए, ये इसका निर्धारण कैसे होगा, या बाजार इसका निर्धारण कैसे करता होगा कि श्रम को कितनी मजदूरी दी जाए? तो MPPL, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, को अगर हम कीमत से गुणा कर दें उतनी मजदूरी श्रमिक की निर्धारित होगी। अगर हम वास्तविक मजदूरी निकालना चाहें तो हम अगर दोनों को P से डिवाइड कर दें, MPPL इंटू P डिवाइडेड बाई P, तो P से P यहाँ कैंसिल हो गया, तो जो वास्तविक मजदूरी है वो किसके बराबर आ गई? MPPL के बराबर आ गई। यानी जो वास्तविक मजदूरी है वो आपकी क्या हो गई? W/P हो गई। और ये परिवर्तनशील है, हम देख चुके हैं, और इसी से अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। मजदूरी दर में जो परिवर्तन है वो ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी, यानी मजदूरी दर ऊंची भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। यह किस पर निर्भर करेगा? यस, सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर पर निर्भर करेगा। अब हम देखिए कि जो डायग्राम में अगर देखें तो ये डिमांड ऑफ लेबर है, और डिमांड ऑफ लेबर इज ए फंक्शन ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता श्रम की मांग का फलन है। आप इस प्रकार के कर्व से वाकिफ हैं, यह मांग वक्र है। आप इस प्रकार के वक्र से भी वाकिफ हैं, यह सप्लाई कर्व है। यहाँ किसी वस्तु का मांग वक्र की बजाय यह श्रम का मांग वक्र है। किसी वस्तु की आपूर्ति वक्र की बजाय यह श्रम की आपूर्ति का वक्र है, और जिसका निर्धारण हम वास्तविक मजदूरी से देख सकते हैं। फर्ज कीजिए कि हम एक इस स्थिति में हैं और ये स्थिति मान लीजिए T है। इस T स्थिति पर N0 श्रम की मांग की गई है और वास्तविक मजदूरी का निर्धारण W/P0 हुआ है। ये कोई एक दैट इज गिवन, ये कोई स्थिति दी हुई है जहां पर इतने श्रमिक काम कर रहे हैं और ये मजदूरी दर निर्धारित हो रही W/P0। अगर हम वास्तविक मजदूरी दर में बढ़ोतरी करें, यानी W/P0 से W/P1 की तरफ जाएं, तो आप जानते हैं कि मजदूरी दर बढ़ेगी तो श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है
उसमें वृद्धि होगी। और श्रम की सीमांत उत्पादकता में कब वृद्धि होगी? जब श्रम की संख्या कम की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होगी क्योंकि वास्तविक मजदूरी दर बढ़ा दी गई और श्रम की संख्या कम हो गई। ये तीन चीजें आपको कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे जब हम टी से आर पॉइंट पर जाएंगे। और इसी के अनुक्रम में जब हम एस स्थिति पे जाएं, इसका उल्टा भी देख लें। यहां पर वास्तविक मजदूरी दर में कमी की गई है, यानी जो वास्तविक मजदूरी थी W/P0, इसको कम करके क्या कर दिया गया W/P2, यानी मजदूरी दर कम कर दी गई। जब मजदूरी दर कम की गई तो जो श्रम की मांग करने वाला है वो ज़्यादा श्रमिकों की मांग करेगा, क्योंकि अब मजदूरी दर कम हो गई है। और जब मजदूरी दर कम हो गई है तो वह पहले से ज़्यादा लोगों को काम पर रख सकता है। यानी पहले N0 थे, N0 से अब N2 श्रमिक काम पर लगे हुए, लेकिन इसकी जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, जब ज़्यादा श्रमिक काम पर लगा दिए गए तो उनकी जो सीमांत भौतिक उत्पादकता है उसमें गिरावट आ जाएगी। इसलिए ये कर्व ऊपर से नीचे गिरता हुआ है। जब हम श्रम की संख्या बढ़ा रहे हैं, जब हम श्रम की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, तो ये कर्व ऊपर की तरफ चढ़ेगा। यह श्रम का मांग वक्र हुआ। डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब हम श्रम की आपूर्ति वक्र पर बात देखें तो यहां जो स्थिति देखी थी उससे उल्टा स्थिति होगी। क्यों? श्रम की आपूर्ति कौन कर रहा है? श्रम कर रहा है, श्रमिक स्वयं आपूर्ति कर रहा है। तो जब मजदूरी दर यहां पर भी ले लें T' और S', इस T' पर N1 श्रमिक काम कर रहा है, लेकिन जब मजदूरी दर बढ़ा दी गई, W/P2 कर दिया गया, तो श्रमिक की मांग कम हो जाएगी और श्रमिक की मांग बढ़ जाएगी। यानी ज़्यादा मजदूरी दर पर श्रमिक चाहेगा कि बढ़ती हुई मजदूरी दर पर ज़्यादा श्रमिक काम करने के लिए आएंगे। ये बात ध्यान दीजिए। श्रम की मांग कौन करेगा? नियोक्ता करेगा, जो श्रम को रिक्रूट कर रहा है। श्रम की आपूर्ति कौन करेगा? श्रम करेगा। तो श्रमिक ये चाहेगा कि मजदूरी दर बढ़ती हुई हो, नियोक्ता ये चाहेगा कि मजदूरी दर घटती हुई हो। इन दोनों के बीच में संतुलन कहाँ स्थापित होगा? संतुलन स्थापित होगा, ये डिमांड फॉर लेबर है जो कि फंक्शन है MPPL का, ये सप्लाई ऑफ लेबर है जो फंक्शन है वास्तविक कीमत, वास्तविक मजदूरी दर का, और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पूर्ण रोजगार की स्थिति है। और मजदूरी दर W/P0 निर्धारित है। अगर इसमें परिवर्तन आए और श्रम की मांग, वास्तविक मजदूरी दर बढ़ा दी जाए और बढ़ाकर W/P0 से W/P1 हो जाए, तो अर्थव्यवस्था में ये जो इवन पॉइंट आएगा, इस पे आप ये देखेंगे कि श्रम ये जो गैप है, इतने लोगों को काम नहीं मिल पाएगा इस गैप के बराबर, क्योंकि जब मजदूरी दर बढ़ेगी तो मांग इतनी ही है और आपूर्ति इतनी है। तो ये जो गैप है मांग और आपूर्ति के बीच में, ये जो कहलाएगा, ये अनएम्प्लॉयड लेबर कहलाएगा। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमने जो मजदूरी का सिद्धांत देखा, जिसका निर्धारण W बराबर MPPL × P के द्वारा हो रहा है, वास्तविक मजदूरी MPPL के बराबर है,
ये मांग वक्र है श्रम का, ये आपूर्ति वक्र है, इन दोनों को मिलाया तो ये E1 पे आ गया। और यहाँ इस E1 पर W/P0 यानी जो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, इस फिगर के संदर्भ में W/P0 ये संदर्भ में ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन जब मजदूरी दर हम बढ़ा देते हैं और बढ़ा के मजदूरी दर जब W/P1 हो गया यानी यहाँ आ गए, यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ लेबर। नतीजा क्या हुआ? क्योंकि मजदूरी दर बढ़ गई, ये इंक्रीज हो गई, तो ज़्यादा श्रमिक काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन श्रमिक की मांग उतनी नहीं रह गई नियोक्ता के द्वारा, इसलिए इतने लोगों को बेरोजगार रहना पड़ेगा। लेकिन क्लासिकल सिस्टम होता तो ये कहता है कि ये टेम्परेरी होगा, मजदूरी दर फिर नीचे आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बराबर हो जाएंगे। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी स्वीकार करते हैं। और इसी के करस्पॉन्डेंस आप देखें कि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगी, जैसे जैसे आप श्रमिक के नंबर्स बढ़ाएंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगी, वो कम होती जाएगी। इस डायग्राम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि खेत के एक निश्चित रकबे पर, एक एरिया पर अगर 10 श्रमिक लगाए गए हैं, 10 श्रमिकों के द्वारा काम हो रहा है, 10 यूनिट लेबर लगाया गया है, तब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और 10 की बजाय अगर हम 20 लेबर लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर उसी निश्चित एरिया में अगर काम करने के लिए लगाया जाएगा, तो जब 20 लेबर लगाए जाएंगे तो इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर क्या होगी, वो घट जाएगी, और जब घट जाएगी तो मजदूरी दर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने देखा कि इसके अंतर्गत हम लोगों ने लेबर मार्केट की बात की। लेबर मार्केट में हमने देखा कि कोई बिना किसी हस्तक्षेप की और मजदूरी के परिवर्तनशील के होने से कीमतों में भी परिवर्तन होता है। मजदूरी और कीमतों में परिवर्तन से बाजार स्वतः बेहतर तरीके से काम करता है, ऐसा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की मुख्य मान्यता है, और जिससे अंत में पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित हो जाती है।